Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are starting with our remaining portion of class 6th SOF series. We were going on with chapter number 3 States of Water. आज हम इस लेक्चर में इस चैप्टर के रिमेनिंग थ्योरी पोर्शन को करेंगे जिससे हमारा थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर का एंड नेक्स्ट फिर लेक्चर में हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. कूलिंग इफेक्ट क्या है? इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड लीड्स टू डिक्रीज इन टेम्परेचर और कूलिंग बिकॉज द लिक्विड रिक्वायर्स एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर्स. क्या होता है? इवेपोरेशन किसी लिक्विड का हम करवाते हैं जब डिक्रीज इन इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड लीड्स टू डिक्रीज इन टेम्परेचर और कूलिंग बिकॉज द लिक्विड रिक्वायर्स एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर्स. इसका मतलब क्या हुआ? This cooling effect occurs because as the liquid evaporates, it absorbs latent heat of the vaporization from its surrounding, causing a drop in the temperature. So what happens is कि evaporation जब होता है तो अगर मैं बात करूं boiling water की तो evaporation, अब वो boiling water अब मैं उसको कोई heat नहीं provide करी, मैंने उसको उठाया, मैंने गैस से साइड में रख दिया, अब मैंने उसको as it is normal room temperature पे आने दिया. अब क्या होगा? सी दिस इज द पैन और ये हमारा वाटर है. ठीक है, ये बॉइलिंग मैंने इसका बॉइल करवाया थोड़ा और अब क्या होगा? अब क्या होगा कि वो वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो रहा है और उसका इवेपोरेशन हो रहा है. राइट, ठीक है. अब क्या हुआ? मैंने इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दिया, मैं कोई हीट इसको प्रोवाइड नहीं कर रही. तो अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू हुए. ऐसा क्यों हुआ? सरफेस एरिया पे जो पार्टिकल्स थे वो क्या होंगे? इवेपोराइजेशन उनमें होगा, इवेपोरेशन होगा और वो वाटर वेपर में चेंज होंगे. राइट, स्टीम बनेगी उनकी और क्या होगा उसका कि वो जैसे जैसे ऊपर उठेंगे तो सरफेस एरिया आपके क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस हीट को, बिकॉज वो इवेपोरेशन होगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और सराउंडिंग में उड़ जाएंगे, जिससे क्या होगा? धीरे धीरे उसका टेम्परेचर, इस बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा. राइट, आई होप यू गॉट दिस. तो क्या होता है कि एक कूलिंग इफेक्ट होता है पीछे. यानी कि अब एक और हम बात करते हैं. आपने देखा होगा कि हम टेरेस पे गर्मियों में टेरेस जो होती है, हमारी छत जो होती है, हम वहां पे वाटर स्प्रिंकल करते हैं. शाम के टाइम में वाटर स्प्रिंकल करते हैं हम, देखा होगा, है ना. विलेजेस में भी होता है, पानी का छिड़काव करते हैं छतों पर, है ना. तो वो क्या होता है एक्चुअल में? उसके पीछे यही है, सेम यही लॉजिक होता है. उसके पीछे क्या है? उसके पीछे का लॉजिक कि टेरेस है वो गर्म होती है, बिकॉज गर्मियां होती है तो जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है. अब हम उसके ऊपर क्या करते हैं? पानी का छिड़काव कर देते हैं. अब क्या होता है? वो वाटर जो होता है उसका भी टेम्परेचर बढ़ता है और वो जितनी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, सरफेस की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं पार्टिकल्स वाटर के और सराउंडिंग में वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाते हैं. दिस इज द लॉजिक. और पीछे धीरे धीरे क्या होता है? जो छत होती है वो ठंडी होने लग जाती है, कूलिंग इफेक्ट होता है. अब आपको समझ आ गया होगा, आई होप, कि क्या है लॉजिक इसके पीछे. टेरेस पे हम छिड़काव करते हैं, पानी को हम जैसे ही छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं हम वाटर के, टेरेस पर गर्म होती है छत, वाटर जो है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करता है सरफेस से, यानी टेरेस से वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करा उसने. अब क्या होता है? वो हीट जो है वो, उसका टेम्परेचर बढ़ा वाटर का, अब वो वेपर्स की फॉर्म में आसपास में उड़ जाता है और जब ड्राई हो जाती है हमारी जो टेरिस होती है तब आप उसका टेम्परेचर अगर देखोगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में, बिकॉज क्या हुआ? वाटर ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया सरफेस से और वेपर्स की फॉर्म में उड़ गया, जिससे एक पीछे क्या हुआ? टेरिस पे एक कूलिंग इफेक्ट हुआ और टेम्परेचर कम हो गया. तो आपको समझ आ रहा होगा कि इस कूलिंग इफेक्ट का क्या मतलब है कि इवेपोराइजेशन होने के बाद में, इवेपोराइजेशन जब होता है वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेशन होता है और एक पीछे कूलिंग इफेक्ट जो है हमें
देखने के लिए मिलता है। आई होप यू गॉट दिस। आप टेरेस वाले एग्जाम्पल से इस चीज को समझ सकते हो। आप बॉइलिंग वाटर के एग्जाम्पल से समझ ले सकते हो कि क्यों बॉइलिंग वाटर या कोई भी गर्म लिक्विड जो होता है वो थोड़ी देर में ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो दोनों में आप इसी चीज को अच्छे से समझ सकते हो। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोराइजेशन। अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी बताए। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ड्यूरिंग हॉट समर व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द रूफ ऑफ फ्लोर इट इवेपोरेट्स बाय absorbing a large amount of heat from the ground by losing heat the place becomes cool। अभी हमने यही बात करी थी एग्जैक्टली। टेरिस पे हम वाटर स्प्रिंकल करते हैं तो क्या होता है, जो सरफेस हीट, जो लेटेंट हीट होती है सरफेस की, उसको वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है, वाटर वेपर्स में चेंज होता है और पीछे एक कूलिंग इफेक्ट जो होता है वो हमें सरफेस पर मिलता है। दिस इज द रीजन कि कूलिंग इफेक्ट वर्ड क्यों दिया गया है। Water seeps through the surface of the earthen pots used to cool water during summer and evaporates, which causes cooling effects। आपने देखा होगा घड़े, मटकी जो हम यूज करते हैं घर में गर्मियों में, उसके पीछे भी यही सेम कूलिंग इफेक्ट यूज होता है। कैसे होता है यूज? उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत टाइनी होल्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। मिट्टी, अर्थन पॉट्स, मिट्टी के जो पॉट्स होते हैं उनमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि हमें दिखते तो नहीं है लेकिन एक्चुअल में होते हैं। तो क्या होता है कि उनमें भी हीट जो होती है, वो अर्दन जो पॉट्स होते हैं उनमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। कैसे होता है हीट का एब्जॉर्प्शन? कि जैसे हम देखें, अगर हम बात करें कि क्या हुआ, सरफेस जो होता है अर्दन पॉट्स का, अर्दन पॉट्स जो होते हैं उनको, वो पानी को ठंडा रखते हैं। कैसे रखते हैं ठंडा? कि जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, हम पानी को फिल किया मैंने मटके में, अब क्या होगा, जो छोटे छोटे होल्स है उससे जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, बहुत थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होता रहता है उन होल्स से। और क्या होता है, पीछे कूलिंग इफेक्ट होता है। आई होप यू गॉट दिस कि कैसे उसमें कूलिंग इफेक्ट। अब वो जो इवेपोराइजेशन हो रहा है पानी का उन छोटे छोटे होल्स से, तो क्या होता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और वो इवेपोरेशन वेपर्स में चेंज होके बदल जाता है, वेपर्स में चेंज होके सराउंडिंग में उड़ जाता है और पीछे के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक कूलिंग इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। ऑन rubbing hand sanitizer on hands it evaporates and causes cooling effect on your hands। जब भी आप सैनिटाइजर को रब करते हो अपने हाथों के बीच में तो क्या होता है, थोड़ी देर में सैनिटाइजर जो होता है वो गायब हो जाता है। गायब तो नहीं हुआ, क्या हुआ, वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो गया और इवेपोराइजेशन हो गया, इवेपोरेट हो गया। आपने जब हैंड्स में उसको रब किया ऐसे, तो पीछे फिर हमें जैसे ही वो इवेपोराइजेशन हो जाता है, इवेपोराइजेशन हो जाता है, उसके सैनिटाइजर की वाटर वेपर्स, सैनिटाइजर वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है सराउंडिंग में, है ना। और पीछे क्या होता है, एक कूलिंग इफेक्ट हमारे हाथों में होता है, ठंडे हो जाते हैं हमारे हाथ थोड़े से। क्यों होता है? बिकॉज जैसे ही मैंने उसको ऐसे रब किया सैनिटाइजर को दोनों हाथों के बीच में, सैनिटाइज, अब मैं ये नहीं बोल रही कि बेयर हैंड्स को आप रब करोगे, ऑफ कोर्स बात है बेयर हैंड्स को रब करने पर तो हीट प्रोड्यूस होगी, मैं सैनिटाइजर की बात कर रही हूँ। सैनिटाइजर को जैसे रब करोगे आप तो क्या होगा, वो आपकी जो हाथों की हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा और सराउंडिंग में वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाएगा और आपकी हाथों पे एक कूलिंग इफेक्ट आपको मिलेगा। Now, it is preferred to wear cotton clothes during summer as cotton is a good absorber of water. It absorbs sweat from the body and exposes it to the air. क्या होता है, हमेशा प्रेफर करा जाता है कि कॉटन क्लोथ्स पहनो। बोला जाता है ना कि जब गर्मियां हो रही है तो कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए आपको। ऐसा क्यों बोला जाता है दैट यू शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? क्यों बोला जाता है? बिकॉज क्या होता है, कॉटन जो है वो एब्जॉर्ब करता है स्वेट। हमारे जो गर्मियों में बहुत ज्यादा पसीना आता है उसको, वो स्वेट भी एक वाटर का ही फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है स्वेट में भी, तो स्वेट को एब्जॉर्ब करता है और वो वाटर जो है, वाटर स्वेट को एब्जॉर्ब करता है कॉटन। और जो वाटर होता है गर्मी में, अब गर्मी में जाओगे आप, है ना, गर्मियों में अब आप क्या रहा है, स्वेट, कॉटन क्लोथ्स आपने पहने हुए हैं, तो क्या होता है, कॉटन क्लोथ्स स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो स्वेट होता है एक वाटर का फॉर्म है, वो वेपर्स की फॉर्म में
वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है हवा में, है ना, और क्या होता है, जो भी हीट होती है हमारी बॉडी की उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है। तो हमें क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा हमारी बॉडी का जो होता है वो कम हो जाता है। Now, the sweat evaporates by absorbing heat energy from the body. As a result, our body feels cool and comfortable. समझ आ गया होगा आपको, यानी कि कॉटन की टी शर्ट्स पहनो, कॉटन की शर्ट्स पहनो, कॉटन के क्लोथ्स पहनो। ऐसा क्यों बोला जाता है कॉटन क्लोथ्स पहनने के लिए? बिकॉज कॉटन जो होता है वो स्वेट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, और स्वेट क्या है, हमारा एक वाटर का ही फॉर्म है। और स्वेट क्या करता है, जब वो स्वेट हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कॉटन ने स्वेट को एब्जॉर्ब किया, अब स्वेट जो है वो वेपर्स की फॉर्म में हवा में उड़ जाएगा और हमारी बॉडी पे कूलिंग इफेक्ट होता है, बिकॉज हीट को स्वेट ने एब्जॉर्ब कर लिया और वो हवा में उड़ गया, तो हमारी बॉडी पे कूलिंग इफेक्ट होता है, हमारी बॉडी को टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि हमें अच्छा फील होता है। इसलिए हमें बोला जाता है कि कॉटन की क्लोथ्स पहनो, बिकॉज कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। नेक्स्ट, ओलंपियाड बाइट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमने अभी पढ़ा लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है एक्चुअल में। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज नीडेड टू कन्वर्ट अ यूनिट ऑफ mass of liquid substance into a gaseous phase at constant temperature and pressure. The latent heat of vaporization of water is 2.25 into 10 to the power 6 जूल पर केजी। आपको ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अमाउंट ऑफ हीट है जो कि एक यूनिट मास ऑफ लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए यूज में ली जाती है, जितनी हीट आपको जरूरत होती है, यानी कि लिक्विड टू गैसियस स्टेट में, यानी कि लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जितनी हीट का यूज करा जाता है, अमाउंट ऑफ हीट दैट इज नीडेड टू कन्वर्ट अ यूनिट ऑफ मास ऑफ लिक्विड ऑफ अ सब्सटेंस इनटू अ गैसियस फेज। कहां पे? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट प्रेशर पे। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर याद रखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? 2.25 इंटू 10 to the power 6 जूल पर केजी इज द, और ये यूनिट भी याद रखेंगे। सो व्हाट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। Now let's come to the next one. Boiling occurs at a specific temperature known as the boiling point of the liquid. अब आपको पता है boiling point क्या होता है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने पर लिक्विड बॉईल होना शुरू हो जाता है, और वही क्या होता है, वो ही टेम्परेचर उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ना तो उस टेम्परेचर से वो पहले बॉईल होना शुरू होगा, जिस टेम्परेचर पे आते ही लिक्विड बॉईल होना शुरू हो जाए, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। Evaporization is a surface phenomenon whereas boiling is a bulk phenomenon. क्या होता है इवेपोरेशन? क्या है? सरफेस फिनोमिनन है, यानी कि सरफेस ऊपर के जो पार्टिकल्स होंगे, कोई भी लिक्विड के पहले सरफेस के पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे, उसके बाद में नीचे वाले पार्टिकल्स होंगे। लेकिन इसलिए हमने क्या बोला कि सरफेस फिनोमिनन है। लेकिन मैं बॉइलिंग की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले पार्टिकल्स बॉइल होंगे फिर नीचे वाले होंगे, नहीं, बॉइलिंग सारे पार्टिकल्स की एक साथ में होती है। आई होप यू गॉट दिस। कि अगर मैं एक डायग्राम से आपको समझाऊं, ये लिक्विड है आपका, इवेपोराइजेशन पहले कहां पे होगा? सरफेस वाले पार्टिकल्स पर होगा, यानी सरफेस वाले पार्टिकल्स में इवेपोरेशन पहले होगा, इसलिए हमने बोला सरफेस फिनोमिनन है। और बॉइलिंग की अगर मैं बात करूं तो ये आपका लिक्विड है, तो इसमें बॉइलिंग सारे पार्टिकल्स की एक साथ में होगी, इसलिए हमने बोला बल्क फिनोमिनन। ऐसा नहीं होगा ऊपर वाले जो है पार्टिकल से पहले बॉइल हो रहे हैं उसके बाद में नीचे वाले, नहीं, सारे पार्टिकल्स एक साथ बॉइल होंगे, इसलिए हमने बोला बल्क फिनोमिनन। तो याद रखेंगे इवेपोराइजेशन सरफेस फिनोमिना है, वेयर एज द बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिनन। नेक्स्ट,
मेल्टिंग की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच आइस चेंजेस इनटू वाटर। हमने बात करी थी मेल्टिंग का मतलब है आइस जब वाटर में चेंज हो जाती है, यानी कि सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। गॉट इट? व्हेन आइस इज हीटेड it gains energy, causing its molecules to move faster. As a result, ice turns into liquid water. The specific temperature at which ice melts into water is called its melting point. क्या होता है कि मेल्टिंग का मतलब होता है आइस जो है वो वाटर में चेंज हो जाती है, सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, राइट? अब क्या होता है, जैसे जैसे आइस हीट होती है, आइस को पहले फ्रीजर में पड़ी थी, मैंने आइस को बाहर निकाला, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा, अब क्या होगा, आइस को हीट मिल रही है, तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी गेन करते हैं और पार्टिकल्स मूव होने शुरू हो जाते हैं, जल्दी जल्दी मूव होंगे, पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा तो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है आइस, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड हो गया, यानी कि हीट मिलने पर पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्टर होगा, पार्टिकल्स मूव करने शुरू करेंगे तो सॉलिड का ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड में हो जाएगा, आइस का ट्रांसफॉर्मेशन वाटर में हो जाएगा। और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर के आने पर आइस वाटर में चेंज होनी शुरू हो जाए, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाए, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी थी, सेम एज दैट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जो आज आने पर, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर आने पर आइस जो है वो सॉलिड से अपना ट्रांसफॉर्मेशन वाटर लिक्विड में चेंज करने लग जाए, आइस वाटर में टर्न होने लग जाए, सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाए जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दैट इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाए, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाए एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का, आइस टू वाटर, आइस जो है वो वाटर में चेंज होना शुरू हो जाए, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जो आने पर एक लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाए, उसके वेपर्स बनने लग जाए, दैट स्पेसिफिक पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस, वेयर एज द स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग इनटू liquid state, or we can say at the temperature at which the ice starts transforming into water is known as melting point of that particular substance. I hope you got this. Next is sublimation. Sublimation क्या होता है, the process in which ice directly changes into water vapor, ऐसा प्रोसेस जिसमें आइस जो है वो डायरेक्टली वाटर वेपर में चेंज हो जाती है, और आई कैन से कि सॉलिड जो है डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इज नोन एज सबलिमेशन। This process takes place at specific pressure and temperature. ये जो प्रोसेस होता है ये एक स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर पर होता है। Iodine, camphor and naphthalene balls are examples of substances which undergo sublimation. क्या होता है जी sublimation? Sublimation जो है, मैं अगर नॉर्मली बात करूं, what is sublimation? Solid to direct gaseous state में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, सॉलिड का डायरेक्ट गैसियस स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना इज नोन एज सब्लिमेशन। क्या हुआ, विदाउट लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, यानी लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं हुआ, सॉलिड ना तो लिक्विड में चेंज हुआ, सॉलिड डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया, सॉलिड डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो होगा वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आने पर होगा और स्पेसिफिक प्रेशर पर होगा। एग्जाम्पल क्या है सब्लिमेशन के, आइए देखते हैं। कैम्फर, आयोडीन, आपने देखा होगा नेफ्थलीन बॉल्स जो होती है,
हम कपड़ों में डालने के लिए यूज करते हैं। जब हम सर्दियों के गर्मियों के कपड़े रखते हैं अंदर तो नैफ्थलीन बॉल्स डालते हैं उसके साथ, कपूर की कोलियां जिसको बोला जाता है। तो वो नैफ्थलीन बॉल्स एक्चुअली क्या है, नैफ्थलीन बॉल्स पेस्ट को, इंसेक्ट्स को दूर तो रखती ही है, उसमें तो वर्क करती ही है, लेकिन साथ में क्या काम करती है नैफ्थलीन बॉल्स, नैफ्थलीन बॉल्स का एक प्रॉपर्टी होती है कि अब आप उसको थोड़े टाइम बाद निकालना तो क्या कपड़ों में आपको नैफ्थलीन बॉल्स मिलेगी, नहीं मिलेगी। काफी टाइम बाद निकालोगे वो नैफ्थलीन बॉल्स गायब हो जाएगी। तो कहाँ गायब हुई वो नैफ्थलीन बॉल्स, नैफ्थलीन बॉल्स सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में ट्रांसफर हो गई, उसके वेपर्स बन गए और वो सराउंडिंग में चली गई। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। तो क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है कपूर, कैम्फर। कपूर को आप रख दो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ऐसे खुला, तो थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो गायब हो जाएगा। गायब नहीं हुआ वो, एक्चुअल में क्या हुआ, उसका सॉलिड स्टेट में था, डायरेक्ट गैसियस स्टेट में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसलिए सब्लिमेशन का प्रोसेस हुआ स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर पे, इसलिए बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए सब्सटेंस डायरेक्ट किस में चेंज हो गया, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैसियस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसका। आई होप यू गॉट दिस। एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, आयोडीन, कैम्फर और नैफ्थलीन बॉल्स है जिसमें क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। नाउ नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। क्या है कंडेंसेशन? Condensation is the process by which water vapor cools down and changes its liquid state. Sublimation क्या है? Sublimation एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वाटर वेपर्स क्या होते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं और लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। सिंपली हम बात करें तो वाटर वेपर का किसमें चेंज हो जाना, लिक्विड स्टेट। वाटर वेपर का लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाना इज नोन एज कंडेंसेशन। क्या होता है ये, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन की मैं नॉर्मली बात करूंगी कि वाटर वेपर का लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाना इज नोन एज कंडेंसेशन। अब अगर लिक्विड स्टेट से वाटर वेपर में चेंज हो रहा था तो हम उसको क्या बोल रहे थे, इवेपोरेशन बोल रहे थे, लेकिन वाटर वेपर का लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाना इज नोन एज कंडेंसेशन। आइए देखते हैं, when water vapor in the air loses heat, its molecules slow down and water vapor in the air condenses on being cooled down or being cooled come closer together. आइए देखते हैं, its molecules slow when the water vapor in the air loses heat, the molecules slow down and water vapor in the air condenses on being cooled come close together to form tiny droplets of water. This usually happens when warm moist air touches a cooler surface or cools down in the atmosphere, example formation of dew or clouds etc. Condensation देखिए क्या होता है, हमने बात करी थी वाटर बॉडीज जो होती है वो गर्म होती है, वहां का वाटर गर्म होता है और उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं, हमने अभी बात करी थी, ठीक है, और उसको हम बोल रहे थे इवेपोराइजेशन, इवेपोरेशन बोल रहे थे, राइट, बोल रहे थे हम। तो क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, अब उसके बाद में वो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स है वाटर की, हम बोल सकते हैं वाटर वेपर्स जो हैं, वो वाटर वेपर्स क्या होते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, टेम्परेचर कम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने पे वो कूल डाउन हो जाते हैं और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। डेली लाइफ में आपने एक और एग्जाम्पल देखा होगा, एकदम ठंडा पानी जो होता है ना, ग्लास में बहुत ऐसे आइस वाला जो वाटर होता है वो रख दीजिए, थोड़ी देर बाद में आप देखोगे जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे पड़ा होगा, आप देखोगे उसके आसपास छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स आ गई वाटर की, छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स होती है। तो वो कहाँ से आई एक्चुअल में, कि वो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स है वो हमारे आसपास वेपर्स की फॉर्म में, वो जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में वो प्रेजेंट है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर क्या था, कम था, इस ग्लास का टेम्परेचर कम था, तो जैसे ही वो इस ग्लास के कांटेक्ट में आई
तो उनका टेम्परेचर भी कम हुआ और वाटर वेपर्स किस में चेंज हो गई, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई, एंड दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। आपको समझ आया होगा कि कंडेंसेशन क्या है। क्या होता है, ये ठंडी ग्लास है, ठीक है, कोल्ड ग्लास थी और आसपास में, अब इस कोल्ड ग्लास का टेम्परेचर ऑफ कोर्स कम होगा, आसपास में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, मॉइस्ट एयर, वार्म मॉइस्ट एयर का मतलब है ऐसी एयर जिसके आसपास मॉइस्ट, वो मॉइस्ट एयर है जिसमें वाटर, टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है वाटर की वो प्रेजेंट है। तो क्या हो जाता है, वार्म मॉइस्ट एयर जैसे ही कांटेक्ट में आती है, जैसे ही ग्लास के कांटेक्ट में आती है, तो वार्म मॉइस्ट एयर किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड वाटर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन एक प्रोसेस जो है हम बोलते हैं कि कंडेंसेशन हो गया। दिस इज द कंडेंसेशन। आप घर पे देखोगे, अपना एक ठंडी वाटर बॉटल जो होती है ना, फ्रिज से निकाल के उसको बाहर रख दो, विद इन 5 मिनट्स उसके ऊपर आपको टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखने लग जाएगी बाहर वाले सरफेस पे। क्यों हुआ, वाटर बॉटल का टेम्परेचर कम था, आसपास जो एयर है उसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे, है ना, और उस जो वाटर वेपर्स आसपास हमारे प्रेजेंट थे उनका भी, वो जैसे ही वाटर बॉटल के कांटेक्ट में आए उनका टेम्परेचर भी क्या हुआ, कम हुआ, और जैसे ही उनका टेम्परेचर कम हुआ वो वाटर वेपर्स लिक्विड स्टेट में चेंज हो गए। किसमें चेंज हो गए, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गए, और लिक्विड स्टेट में जैसे ही चेंज हुए, दिस प्रोसेस वाज नोन एज, वाटर वेपर्स का लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाना वाज नोन एज कंडेंसेशन। आई होप यू ऑल गॉट दिस। और इसका आसपास अगर हम नेचर में अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ ड्यूज एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। हम अभी वाटर साइकिल पढ़ेंगे आगे, अभी हम वाटर साइकिल पढ़ेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे इवेपोरेशन हुआ और फिर कंडेंसेशन से क्या हुआ, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ। आइए देखते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। आइए देखें क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। कंडेंसेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू अर्थ सरफेस। अब क्या होता है, कंडेंसेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें प्ले करता है, कि जो वाटर होता है वो वापस अर्थ की सरफेस पर आ जाता है। अर्थ के सरफेस पर वापस कैसे आया, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वापस अर्थ की सरफेस पे आ रहा है, कि जो वाटर है, उस जो वाटर बॉडीज है वहां से इवेपोरेशन हुआ, पानी हवा में वेपर्स की फॉर्म में उड़ा। अब वो जैसे ही जो वाटर वेपर्स है ऊपर हाई जाते हैं आसमान में, तो क्या हो जाता है, वो क्लाउड्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब क्लाउड्स की फॉर्म में जो चेंज हुए उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन बोल रहे हैं। आइए देखते हैं। इन एटमॉस्फेयर एज द एयर राइजेस टू हायर एल्टीट्यूड्स इट कूल्स डाउन। जैसे ही अभी क्या हुआ, ये आपका ओशन है, वाटर बॉडी है, यहाँ से वाटर वेपर्स बने, इवेपोरेशन हुआ, मॉइस्चर, अब क्या होगा, ऊपर जैसे जैसे ऊपर उठे, जैसे जैसे वाटर वेपर्स ऊपर उठे, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे गए, एयर क्या होती है, ठंडी होती है। तो क्या होता है, वेपर्स जो होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं, कंडेंसेशन हो जाता है और क्लाउड्स बन जाते हैं। समझ आया आपको, बहुत इजी है। क्या हुआ, सन से हीट मिली, सन से हीट मिली आपके, सन से हीट मिली ओशन को, ओशन बोल सकते हो, वाटर बॉडी बोल सकते हो, कोई भी वाटर बॉडी को सन से हीट मिली, वेपर्स बने, इवेपोरेशन हुआ, वेपर्स बने तो क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ। मॉइस्चर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉइस्चर इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज मॉइस्चर, अब क्या हुआ, हीट मिली सन से वाटर बॉडी को, इवेपोरेशन हुआ, वाटर वेपर्स ऊपर हवा में उठे, हाई एल्टीट्यूड्स पे गए, हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होती है, एयर ठंडी होती है, तो कंडेंसेशन हो जाता है। यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, वाटर वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, यानी कि किसमें, गैसियस स्टेट का लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन से क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और क्लाउड से क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो बारिश होने पर वापस क्या होता है, पानी कहां पर आ गया, वापस लैंड पर आ गया। तो दिस इज द वे कि क्यों बोला गया कि जो वाटर है वो वापस अर्थ पर आ गया। आई होप यू गॉट दिस। At a certain height, the air
becomes cool enough such that the water vapor condenses into water tiny water droplets. अभी हमने यही बात करी थी कि वाटर वेपर्स जो है इवेपोरेशन होता है, वाटर वेपर्स जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं वहां की हवा ठंडी होती है, यानी कि हवा में ऊपर उठते हैं तो हवा ऊपर ठंडी होती है, जिसकी वजह से वाटर वेपर्स टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, कंडेंसेशन हो जाता है और इसकी वजह से क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है. These droplets usually accumulate around dust particles in the air, leading to the formation of clouds. तो क्या होता है कि आसपास अब ऊपर हाई एल्टीट्यूड्स पे भी, यानी कि ऊपर हवा में भी टाइनी डस्ट के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या होता है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और डस्ट दोनों मिलके क्या बना देते हैं, क्लाउड्स बना देते हैं. Now, as more droplets combine, they grow larger and heavy enough to fall to the ground as rain. अब क्या होता है जैसे जैसे और बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ ज्वाइन होती है तो बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स बन जाते हैं, और बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स जब बन जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं और वो हैवी हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स है तो बहुत ज्यादा पानी की वजह से हैवी हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, इसकी वजह से बारिश हो जाती है. Under certain atmospheric condition, it can also fall as hail, sleet और snow. और अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट है, टेम्परेचर ऊपर बहुत ज्यादा लो है, तो क्या होगा, वो टाइनी ड्रॉपलेट्स जो होती है वाटर की वो किस में चेंज हो जाती है, स्नो में चेंज हो जाती है, सॉलिड स्टेट बन जाती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हेल हो सकती है, स्लीट हो सकती है और स्नो भी हो सकती है. आई होप यू गॉट दिस. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज फ्रीजिंग की बात करें. क्या है फ्रीजिंग, आइए देखते हैं. फ्रीजिंग इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम इट्स लिक्विड फॉर्म इनटू सॉलिड फॉर्म. फ्रीजिंग ऐसा एक प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है. फ्रीजर में आप आइस जमाते हो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फ्रीजिंग प्रोसेस. क्या हुआ फ्रीजिंग में, वाटर किस में चेंज हो गया, आइस में चेंज हो. वाटर क्या है, लिक्विड है, आइस क्या है, सॉलिड है. तो लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो जाना इज नोन एज फ्रीजिंग. आइस ऑन कूलिंग टू 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो क्या होता है कि वाटर जो है, जैसे वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. 0 डिग्री सेल्सियस आने पर वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. ड्यूरिंग फ्रीजिंग वाटर लूजेस हीट एनर्जी, causing its molecules to slow down and come together to form ice. Example, during winters, lakes and ponds freeze at low temperature, forming a layer of ice on their surface. So, what is freezing? क्या होता है freezing? Freezing का मतलब होता है कि आइस का फॉर्मेशन हो जाना, लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाना. और ये एग्जांपल आपने कहाँ पे देखा होगा, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स. यहाँ पे क्या होता है, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है, टेम्परेचर बहुत कम चला जाता है, तो सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है सरफेस पार्टिकल्स का. और सरफेस पार्टिकल्स का जैसे ही टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू होता है, जैसे ही टेम्परेचर कम होता है वो अपनी हीट को लूज कर देते हैं, हीट एनर्जी को लूज कर देते हैं, मूवमेंट स्लो हो जाता है, एक दूसरे के पास आ जाते हैं और आइस का फॉर्मेशन हो जाता है. कहाँ पे होता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है तो लेक्स में, है ना, बर्फ जम जाती है ना लेक्स पर, पॉन्ड्स में, रिवर्स में. तो ये किसकी वजह से होता है, फ्रीजिंग की वजह से. एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस. Next, Olympiad write, when a gas transforms into solid without undergoing liquid state, then the process is called deposition. अब देखिए, सब्लिमेशन का जस्ट उल्टा. हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड का गैस में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना. सॉलिड का किस में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, गैस में. सॉलिड का किसमें, गैस में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना. व्हाट वाज नोन एज, ये प्रोसेस हम इसको क्या बोल रहे थे, सब्लिमेशन, राइट. इसका ही उल्टा अब मैं बोल देती हूँ कि गैस का डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाना इज नोन एज डिपोजिशन.
डिपोजिशन। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि गैस का डायरेक्ट सॉलिड का गैस में चेंज हो जाना इज सब्लिमेशन, गैस का सॉलिड में चेंज हो जाना इज डिपोजिशन। दोनों प्रोसेसेस में लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता है, ठीक है। दोनों जो फेजेस आएंगे उनके बीच में लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, लिक्विड फेज में चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट चेंज होना, ठीक है। तो लिक्विड में चेंज ना तो सब्लिमेशन हुआ तब सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया, तो डिपोजिशन में भी यही होता है। गैस डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड में चेंज हो जाती है, बिना किस में चेंज हुए, लिक्विड में चेंज हुए, एंड दिस इज नोन एज डिपोजिशन। नाउ frost is formed by the deposition of water vapor on cloud surfaces। क्या होता है, फ्रॉस्ट जो होती है वो कैसे बनती है कि डिपोजिशन होता है वाटर वेपर का कोल्ड सरफेस पे, कोल्ड सरफेस यानी कि ठंडे सरफेस पे क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। अब आपने ठंड में ये चीज देखी होगी कि आप कार ड्राइव करते हो या कोई भी फोर व्हीलर ड्राइव करते हो, उसके आगे का जो कांच होता है उसके ऊपर फ्रॉस्ट जमने लग जाती है ना। वो फ्रॉस्ट कैसे जम रही है, फ्रॉस्ट ऐसे जमी कि जो वाटर वेपर थे आसपास सराउंडिंग में, जो वाटर वेपर थे, अब जो हमारी गाड़ी है उसका जो कांच है वो तो क्या है, ठंडा है, कोल्ड सरफेस है, कोल्ड सरफेस है, तो वाटर वेपर जो हमारे आसपास के थे वो क्या हुए, कोल्ड सरफेस के जैसे ही कांटेक्ट में आए तो क्या हुआ, फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन हो गया। फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन तो ये डिपोजिशन हुआ। कैसे हुआ डिपोजिशन, गैस जो थी वो किस में चेंज हो गई, गैस वाटर वेपर्स जो थे वो डायरेक्ट किस में चेंज हो गए, सॉलिड में चेंज हो गए, यानी कि फ्रॉस्ट में चेंज हो गए, तो ये क्या हुआ, डिपोजिशन प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट इज योर सेल्फ टेस्ट 1। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। Which of the following states of water has fixed shape and fixed volume? Fixed shape और fixed volume की अगर मैं बात करूं, fixed shape पहले तो देखते हैं फिक्स्ड शेप किसकी होती है, लिक्विड की होती है, गैस की होती है, नहीं होती, की होती है, सॉलिड की होती है, हमें पता है सॉलिड की होती है, राइट। तो आपको पता होगा कि अब ये क्या होगा, सॉलिड स्टेट आइस, दिस इज द आंसर। क्या लिक्विड स्टेट की होती है, नहीं, लिक्विड स्टेट की तो फिक्स शेप होती ही नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट नो फिक्स शेप। गैस की बात करूं तो ना तो फिक्स शेप है ना फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, आंसर हमारा जाएगा A। Next question. Next is select the incorrect statement। आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है from the following। The process involved in conversion of liquid water into vapor is also responsible for drying out wet clothes in sun। ये क्या बोल रहा है कि लिक्विड वाटर का वेपर में चेंज हो जाना, लिक्विड वाटर का वेपर में चेंज हो जाना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है वेट क्लोथ्स को ड्राई होने में। एकदम सही बात है। ये क्या था, इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड वाटर का वेपर में चेंज हो जाना इवेपोरेशन बोलते हैं हम, राइट। और इवेपोरेशन से ही क्या होता है, वेट क्लोथ्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, राइट। So this is the correct statement। आइए दूसरी देखते हैं। Process involved in the formation of clouds is also responsible for the formation of water droplets outside the glass filled with ice cold water। देखो formation of clouds की मैं बात करूं तो किसकी वजह से होता है, कंडेंसेशन की वजह से होता है, राइट। और फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ग्लास फिल्ड विद आइस। ग्लास जो फिल्ड रहती है आइस से, ठंडा सरफेस होता है, वाटर वेपर्स किस में चेंज हो जाते हैं, वाटर वेपर्स लिक्विड स्टेट में, लिक्विड टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, और यही क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी। दोनों प्रोसेसेस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन रिस्पॉन्सिबल है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड in cooling of water kept in an earthen pot is also responsible for cooling effect during perspiration of our body। अगर हम बात करें, देखो क्या हुआ कि जो पॉट में, अर्दन पॉट में जो कूलिंग इफेक्ट हुआ, अर्दन पॉट में जो कूलिंग इफेक्ट होता है, क्या है वो अर्दन पॉट में जो कूलिंग इफेक्ट हुआ, इवेपोरेशन, राइट।
कूलिंग इफेक्ट ड्यूरिंग प्रेस्पिरेशन ऑफ आवर बॉडी, एकदम सही है, दोनों में तो यही हो रहा है ना, स्वेट वाली बात हो रही है इसमें भी, है ना, और इसमें क्या बात हो रही है, अर्दन पॉट में जो होता है वो भी यही होती है कि लेटेंट हीट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है सरफेस से, यहाँ पे भी लेटेंट हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ और यहाँ पे भी लेटेंट हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ, दोनों में सेम बात हो रही है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑफ कोर्स आंसर हमारा डी जाने वाला है, गलत स्टेटमेंट निकलेगी, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं हम स्टेटमेंट को। द प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व इन द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट लीव्स, प्लांट लीव्स से जो वाटर का लॉस होता है, आपको पता होगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। is responsible for the formation of water droplets on the windows of car during winter. During winters में जो water droplets का formation होता है, यानी कि जो water droplets का winters में formation होता है, यानी कि जो आसपास में जो वाटर वेपर्स थे वो स्कूल सरफेस के कांटेक्ट में आए और वाटर वेपर्स टाइनी ड्रॉपलेट में चेंज हो गए, यानी कि गैसियस टू लिक्विड स्टेट चेंज हुआ, कंडेंसेशन होता है। तो क्या ये ट्रांसपीरेशन और कंडेंसेशन एक ही बात है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमारा दोनों चीजें बिल्कुल सेम नहीं है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी होगी? डी होगी, और हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, यानी कि हमारा आंसर जाएगा डी। तो आपको मेनली ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस का नेम पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। हमें स्टेटमेंट्स पढ़नी है और करेक्ट ऑप्शन बताना है। द हॉट सीट ऑफ अ बाइसिकल when parked on a sunny day can be cooled by sprinkling some water on it। एकदम सही बात है, कई बार आपने घर पे करा भी होगा, जब ठंडी बाइसिकल हो गई या टू व्हीलर कोई भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो हम उसके ऊपर ठंडा पानी छिड़क देते हैं, ताकि क्या होता है, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है वो पानी सरफेस से, और सरफेस ठंडा हो जाता है और वाटर वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है। क्या हुआ यहाँ पे? एकदम सही है, इवेपोरेशन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है। Statement 2, the cooling effect of hot seat occurs due to the process of condensation। जी नहीं, कंडेंसेशन से नहीं हुआ, इसमें किसकी वजह से हुआ? इवेपोरेशन की वजह से। बिकॉज हमने क्या करा था, लिक्विड स्टेट जो थी, लिक्विड वाटर को स्प्रिंकल किया था, और वो लिक्विड वाटर हॉट सीट से हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी हीट एनर्जी जब बढ़ी, पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ा, और वो किस में चेंज हो गए? वाटर वेपर्स में चेंज हो गए। यानी कि किस में चेंज हुए? वाटर वेपर में। और वाटर वेपर, लिक्विड वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना इज नोन एज इवेपोरेशन। तो ये तो हो गई हमारी गलत स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे कंडेंसेशन की जगह क्या आना चाहिए था? इवेपोरेशन आना चाहिए था, राइट। बिकॉज कंडेंसेशन तो क्या होता है, वाटर वेपर्स का उल्टा होता है, वाटर वेपर का लिक्विड वाटर में चेंज हो जाना इज नोन एज कंडेंसेशन। तो यहाँ पे हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नाउ बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, बिल्कुल नहीं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, बिल्कुल नहीं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, यस, बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यस। तो हमारा जाएगा सी, आंसर हमारा जाएगा सी। So our next question is, which phase transition occurs during the sublimation of water? Water के sublimation के टाइम कौन सा phase जो है transition होता है? हमने पढ़ा था sublimation means solid to gaseous स्टेट में जो चेंज आ जाता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में जब चेंज हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। पढ़ा था हमने, एब्सोल्युटली यस। तो सॉलिड क्या चेंज होगा? डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, दिस इज सब्लिमेशन। ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा सी, सॉलिड टू गैस। Which of the following is an example of evaporation? आपको बताना है evaporation का example कौन सा है। देखो, first is formation of dew on plants. It is an example of condensation, right? हमने पढ़ा था condensation है ये। Now, ice melting into water, यानी कि solid to liquid state में change हो गई, तो क्या होगा? Melting, right? Now formation of ice from water,
वाटर से आइस बनेगी तो फ्रीजिंग होगा, है ना, लिक्विड टू सॉलिड इज फ्रीजिंग। नेक्स्ट इज डिसअपियरेंस ऑफ वाटर फ्रॉम वेट सरफेस। वेट सरफेस यानी कि जब गीला सरफेस होता है उससे जो वाटर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। वो डिसअपियर कैसे हो जाता है? वाटर जो है वो किस में चेंज हो जाता है? वेपर्स में चेंज हो जाता है। यानी कि लिक्विड से क्या हुआ? लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो गया, तो इसको हम क्या बोल रहे थे? इवेपोरेशन, राइट। तो हमें यही पूछा था क्वेश्चन में कि इवेपोरेशन का एग्जाम्पल कौन सा जाएगा? हमारा आंसर होगा डी। गॉट इट? आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नो, ये आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हमने पिछले सेशन में आपने पढ़ा था इवेपोरेशन के बारे में, कंडेंसेशन के बारे में, कैसे कंडेंसेशन से क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, कैसे इवेपोरेशन से जो वाटर बॉडीज है उनसे वाटर जो है वो इवेपोरेट हुआ। इन सब चीजों के बारे में आपने पढ़ा था, याद होगा आपको। आइए अब वाटर साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें वही चीजें अपन अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उन्हीं प्रोसेस से नेचुरली वाटर साइकिल हमारे सराउंडिंग में हो रही है। आइए देखते हैं। The continuous circulation of water from the surface of the earth and oceans to the atmosphere and back to the surface of the earth as rain, hail or snow is known as water cycle. Water cycle क्या है? The continuous circulation, continuously जो circulation हो रहा है वाटर का, वाटर बॉडीज से वाटर का इवेपोरेशन हुआ, वो टाइनी वाटर वेपर की फॉर्म में हाई एल्टीट्यूड्स पे गई, एयर वहां पे कूल थी, ठंडी एयर थी, उसके कांटेक्ट में आई तो कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन हुआ तो डस्ट के पार्टिकल्स और वाटर टाइनी ड्रॉपलेट्स थी, उन दोनों ने मिलकर क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर दिया। क्लाउड्स जब बहुत बड़े हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है? वो स्नो, हेल या रेन के फॉर्म में वो सरफेस पे वापस आ जाता है पानी हमारा। तो क्या हुआ? कंटिन्यूसली एक साइकिल, कंटिन्यूसली ये साइकिल हमारे सराउंडिंग में चलती रहती है। दिस कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस से एंड ओशियंस and surface of the earth, or you can say oceans, to the atmosphere and back to the surface of the earth as rain, hail or snow is known as water cycle. यानी कि एक ऐसी continuously एक साइकिल चल रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि कहां से आ रही है? बैक टू द एंड ओशियंस टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द सरफेस। क्या हुआ? वो हवा में उड़ते हैं, ठीक है। हवा में गए जो वाटर है सी से, ओशन से या वाटर सरफेस जो होता है उससे वो हवा में उड़े, उसके बाद में क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड्स से वापस रेन या स्नो या हेल की फॉर्म में वापस सरफेस पर आ गए। तो ये कंटिन्यूसली एक साइकिल चल रही है जिसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। The water cycle starts with evaporation, where the sun evaporates water from water bodies, seas, oceans, रिवर्स एक्सेट्रा। अब हमने बात करी थी कि वाटर साइकिल जो होती है वो किससे स्टार्ट हुई? इवेपोरेशन से स्टार्ट हुई। कैसे हुई इवेपोरेशन से स्टार्ट? वाटर सरफेस जो होते हैं उनमें पानी होता है, पानी गर्म होता है, पानी जो होता है, वाटर जो होता है वो वेपर्स की फॉर्म में हवा में उड़ता है, और हवा में उड़ता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। हवा में उड़ा, अब ये इवेपोरेशन का प्रोसेस हो गया, कॉजिंग वाटर टू राइज एज वाटर वेपर। वाटर वेपर की फॉर्म में राइज हुआ हवा में। प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू वाटर साइकिल बाय रिलीजिंग वाटर वेपर फ्रॉम देयर लीव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में इस वर्ड का बहुत यूज किया था, ट्रांसपिरेशन। क्या था ये ट्रांसपिरेशन? प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर को लूज करते हैं अपने सरफेस पे, लीव्स पर। तो क्या होता है? वो वाटर को लूज करते हैं जब सरफेस पर, लीव्स पर, तो वो वाटर भी क्या होता है? वेपर्स की फॉर्म में
उड़ जाता है हवा में। नाउ इसीलिए बोला जाता है कि बारिश होगी अच्छी अगर पेड़ पौधे लगाओगे। तो क्यों बोला जाता है ऐसा कि बारिश इसलिए अच्छी होगी, पेड़ पौधे ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस की वजह से पानी को लूज करते हैं, वाटर को लूज करते हैं अपने लीफ सरफेस पे, जो कि पानी फिर इवेपोरेट होके क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है। नाउ this water vapor then cools down and condenses into water droplets and form clouds। हमने यही बात करी थी कि वाटर वेपर जो होता है वो कूल डाउन हो जाता है। वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं एंड कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। और क्या हो जाता है? जैसे ही वो वाटर वेपर्स हवा में उड़ते हैं, ऊपर क्या होता है? हवा ठंडी होती है, कूल एयर होती है, तो वो कूल एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से वाटर वेपर्स किस में चेंज हो जाते हैं? कंडेंसेशन की प्रोसेस से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, और वाटर ड्रॉपलेट्स और डस्ट मिलकर क्या बना देते हैं? क्लाउड्स बना देते हैं। When these water droplets become too heavy, they fall in the form of rain, snow or hail by the process called precipitation। अब क्या होता है? ये क्लाउड्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बन जाते हैं, हैवी हो जाते हैं बहुत ज्यादा, वो है ना। तो फिर क्या होता है? ये स्नो, रेन या हेल के फॉर्म में अपने अर्थ के सरफेस पर गिरते हैं। बारिश होती है या फिर स्नो गिरती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। तो तीन प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट हुआ। कौन से तीन प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट हुआ? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन जिससे क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, सी फॉर कंडेंसेशन, सी फॉर क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। और थर्ड क्या था? प्रेसिपिटेशन। तो तीन प्रोसेसेस कौन से हुए? इवेपोरेशन, वाटर साइकिल में मेन थ्री प्रोसेसेस के नेम आपको पता होना चाहिए, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन and precipitation। Now, some of the rainwater seeps underground through infiltration and accumulates as groundwater. Some of this water subsequently released back into the atmosphere by the process of evaporation and transpiration। अब क्या होता है? जब बारिश होती है तो कुछ जो पानी होता है वो अंडरग्राउंड में चला जाता है। अब अंडरग्राउंड में चला जाता है, seeps underground through infiltration and accumulates as groundwater। आपने सुना होगा क्या होता है ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर यही होता है कि जो रेन वाटर होता है वो सीप करके अंडरग्राउंड में जब चला जाता है, यानी कि नीचे जब सरफेस, हमारे अर्थ के सरफेस के भी नीचे अंडरग्राउंड में चला जाता है, तो हम उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। और फिर क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंटली वापस इसका ही कुछ वाटर जो होता है फिर से इवेपोरेशन होता है, फिर से कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, फिर से प्रेसिपिटेशन होता है, और फिर से हमारे अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। तो एक साइकिल चल रही है कंटिन्यूअसली जो में। नेक्स्ट, नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर। अब इस पिक्चर में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? देखो, ये है हमारी वाटर बॉडी। शुरू करते हैं यहां से। दिस इज योर वाटर बॉडी। वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी पे क्या होता है? हमने पढ़ा था कि पानी जो होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पानी क्या होगा? गर्म होगा, और पानी जो है वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेशन होगा, और पानी वेपर्स की फॉर्म में सब ऊपर जाएगा, ठीक है। इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ। अब क्या हुआ? इवेपोरेशन होने पे वाटर वेपर्स जो है वो हाई एल्टीट्यूड्स पे गए, एयर ठंडी होती है, वहां पे हवा ठंडी होती है। तो हवा जब ठंडी थी तो वाटर वेपर्स जो है उनका किस में चेंज हुए? ठंडे उसमें ठंडे एयर के कांटेक्ट में आने पे किस में चेंज हुए? टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हुए। वो टाइनी ड्रॉपलेट्स डस्ट के साथ मिलके क्या बना देते हैं? क्लाउड्स बना देते हैं। और यही इसी इवेपोरेशन से जो वाटर वेपर्स जो है वो जो एटमॉस्फेयर में गए, वो वाटर वेपर्स जब टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हुए तो उसको हमने क्या बोला था? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जो प्रोसेस है वो कैसे हुआ? कंडेंसेशन इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। नाउ सी, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया। अब वो क्लाउड्स हैवी हो जाएंगे। ये रहा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हुआ तो ये क्लाउड्स, ये सारे क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या हुआ?
अब क्लाउड्स हैवी हो जाएंगे बहुत ज्यादा, है ना, टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगी, तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। हियर इज द प्रोसेस प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हुआ यानी कि बारिश, स्नो या कुछ भी फॉर्मेशन हुआ, तो दिस इज द वे। और ट्रांसपीरेशन इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है जी, ट्रांसपीरेशन में जो है वो प्लांट्स जो है वाटर को लूज करते हैं, और वाटर को जो लूज करते हैं वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, उसमें भी इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है और प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो ट्रांसपीरेशन इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड इन द वाटर साइकिल। तो इससे एक चीज तो क्लियर है, इसीलिए बोला जाता है कि प्लांट्स ज्यादा लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, ताकि ट्रांसपीरेशन हो और ट्रांसपीरेशन होने की वजह से बारिश अच्छी आ सके। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है? अब आपको सबको ही पता होगा कि बारिश तो बहुत जरूरी है ना। तो अब नॉर्मली हम यही बोलते हैं कि वाटर साइकिल की इंपॉर्टेंस ये है कि बारिश बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो आइए देख लेते हैं। कंट्रीब्यूट्स एसेंशियल वाटर टू सस्टेन प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। अगर बारिश ही ना आए, बहुत टाइम तक बारिश नहीं आती, तो क्या बोलते हैं, अकाल पड़ गया, ड्रॉट हो गया, है ना, ऐसा बोला जाता है। तो एक्चुअल में क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कि बहुत जरूरी है कि रेन आए, बारिश आए, जिससे प्लांट्स जो है उनको पानी मिल सके, एनिमल्स को पानी मिल सके, अकाल ना पड़े, है ना। बिकॉज अगर पानी रेन नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। हम बोलते हैं ना कि सूखा पड़ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लांट्स डेड हो जाएंगे, एनिमल्स मरने शुरू हो जाएंगे। तो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर प्लांट्स एज वेल एंड एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। influences weather patterns and help in regulating climate। तो आपको पता होगा कि वेदर जो है उसमें वेदर पैटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसी जगह का क्लाइमेट भी डिसाइड करता है। जैसे हम बोलते हैं कि अभी तो जुलाई अगस्त में क्या होगा, मॉनसून एंटर करेगा इंडिया में, है ना। तो जुलाई अगस्त में क्या होता है, मॉनसून आता है। तो उसमें क्या हुआ कि मॉनसून आ रहा है, दैट मीन्स कि उस टाइम का क्लाइमेट जो है वो क्या रहेगा, बारिश वाला रहेगा। वेदर जो है वो कैसा रहता है, एक दिन सनी होता है और एक दिन क्या होता है, रेनी होता है। मेंटेन्स वाटर लेवल्स इन रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस। अब क्या होगा, वाटर लेवल्स जो है वो मेंटेन रहते हैं रिवर्स में, ओशंस में, बिकॉज कंटिन्यूसली एक साइकिल चल रही है ना। इवेपोरेशन हो रहा है, फिर कंडेंसेशन हो रहा है, फिर वापस प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो प्रेसिपिटेशन वापस हो जाता है तो क्या हो जाता है कि रिवर्स, लेक्स और ओशंस का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहता है। naturally filters and purifies water making it safe for consumption। इससे क्या होता है, नेचुरली जो वाटर है वो फिल्टर हो जाता है, और प्यूरिफाई हो जाता है, जिससे हम उसको कंजप्शन भी उसका डायरेक्ट कर सकते हैं। कि रेन वाटर जो होता है उसका कंजप्शन भी कर सकते हैं, उसको स्टोर करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सुना होगा आपने, तो क्या होता है, कंजप्शन कर सकते हैं हम उस पानी का, नेचुरली प्यूरिफाई हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। transports nutrients across different trains supporting ecosystems। naturally जो nutrients भी हैं वो उनका क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। आइए देखते हैं। क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इरिगेशन। अब कुछ फार्मर्स आपको पता होगा, इवन मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहते हैं अगर बारिश नहीं आएगी तो फिर जो फसल है या क्रॉप्स जो है वो खराब हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बारिश का होना, अच्छी बारिश होगी, क्रॉप्स अच्छे होते हैं, फसल अच्छी होती है ना। तो बहुत एग्रीकल्चर में रेन का हम बोल सकते हैं इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी क्या होता है, पानी की कमी हो जाना, सूखा पड़ जाना, पानी की कमी जो होती है उसको हम बोलते हैं वाटर स्कैरसिटी। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 3/4 जो है हमारा पानी, 3/4 जो है अर्थ का सरफेस वो किससे कवर्ड है, वाटर से, है ना। दैट मीन्स मोर देन अबाउट 75% is covered with water. Yet there is water scarcity in many part of the world because, लेकिन इसकी वजह से भी
बहुत जगहों पर पानी की कमी रहती है। क्यों? Most of the water available on earth, about 97% is saline and is not fit for human consumption. हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में भी कि ये जो वाटर अवेलेबल है हमारे अर्थ पे, उसमें से भी 97% जो वाटर है वो कैसा है? सेलाइन है, यानी कि उसमें सॉल्ट जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी बहुत ज्यादा सॉल्ट उसमें प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ह्यूमन बींग्स जो है वो कंजप्शन उसका नहीं कर सकते। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज क्वाइट अनइवन। अब क्या होता है, अर्थ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का वो बहुत अनइवन है। जैसे मैं बात करूं, अगर हम इंडिया में अगर बात कर लेते हैं तो राजस्थान में रिवर्स नहीं है ना, ना तो कोई सी है ना ओशियंस, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ, पानी जो है कम है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि वहां पे रिवर्स और ऐसे नहीं है। तो अब और लेकिन मैं दूसरे पार्ट में अगर बात करूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश, बहुत सारी रिवर्स है ना, और अगर मैं बात कर लूं कि वेस्ट बंगाल की, तो उधर क्या है, उधर भी रिवर्स है, ठीक है, सी है वहां पे। तो क्या है, बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक जगह पर तो पानी है ही नहीं, रिवर्स, पानी का कोई भी वाटर रिसोर्स वहां पे नहीं है, ठीक है, कोई भी वाटर बॉडीज नहीं है एक जगह पर, और दूसरी जगह पर बहुत ज्यादा है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट है और अच्छी मतलब है वाटर बॉडीज, ठीक है। तो क्या है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा। Humans are interfering with natural processes of replenishment of ground water. अब क्या होता है कि ग्राउंड वाटर को ह्यूमन बींग्स जो है ग्राउंड वाटर को हम यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि नेचुरल प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से तो इट इज बेटर, हमेशा बोला जाता है कि नेचुरल प्रोसेस में डिस्टर्बेंस हम ह्यूमंस को नहीं करनी चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दिस इज इंक्रीज्ड वाटर pollution has resulted in deterioration of quality of water available. अब आपको पता होगा कि वाटर पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा है, हम इंडिया में ही अगर बात कर लें तो वाटर पोल्यूशन बहुत 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 ज्यादा है। कि कैसे, फैक्ट्रीज का वेस्ट है तो डायरेक्ट रिवर्स में जा रहा है, फैक्ट्रीज का वेस्ट डायरेक्ट सी में जा रहा है ना, तो वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन अगर ज्यादा है तो ऑफ कोर्स है कि अनफिट है वो वाटर जो पोल्यूटेड होगा वो हमारे लिए तो अनफिट होगा, ठीक है, इवन एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी क्या है, अनफिट है कंजप्शन के लिए वो। तो क्या होता है कि अनफिट वाटर रहता है तो क्या होता है, क्वालिटी जो है वाटर की वो बहुत कम हो जाती है, ड्यूटेरेट हो जाती है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हम कैसे पानी को बचा सकते हैं। ऑलरेडी ये एक टॉपिक ऐसा है जो सबको पता होता है, बट वी डोंट डू दिस, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। वाटर इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, सबसे ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट है एयर, वाटर हम बात करें तो क्या है, बहुत ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट है। इनके बिना ह्यूमन लाइफ क्या, इवन एनी लिविंग जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। नाउ due to increasing population and urbanization, demand of water is increasing rapidly, causing scarcity of water. अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, यानी कि अर्बनाइजेशन का मतलब है सिटीज बन रही है बहुत बड़ी बड़ी, है ना। तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो क्या है, वाटर की जो डिमांड है वो भी बहुत बढ़ रही है, और जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है कुछ एरियाज में। हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व वाटर एंड यूज इट केयरफुली। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वाटर को कंजर्व करें, बचाएं और उसको ढंग से यूज करें। देखिए, सम ऑफ द मेथड्स टू कंजर्व वाटर आर, टैप शुड बी क्लोज्ड इफ नॉट इन यूज। अब सिंपल सी बात है कि कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं पानी को, कि जब आपके यूज में नहीं आ रहा पानी तो टैप को खुला मत छोड़ो, यानी कि नल को चला के मत छोड़ो, उसको बंद कर दो। नाउ बेटर इरिगेशन मेथड्स, ड्रिप इरिगेशन शुड बी यूज्ड व्हिच रिक्वायर्स लेस वाटर। अब आपने इरिगेशन के बारे में पढ़ा होगा क्लास 5th में भी, ड्रिप इरिगेशन का यूज करना चाहिए, है ना। तो इरिगेशन के कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम कम पानी में भी क्रॉप्स की अच्छी फसल जो है हम कर सकते हैं। तो ऐसे मेथड्स का यूज करना चाहिए ताकि पानी भी वेस्ट ना हो और हमारा जो एग्रीकल्चर जो एरिया है वो भी इफेक्ट ना हो और फसल भी अच्छी हो। इंडस्ट्रियल वाटर
शुड बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड। अब इंडस्ट्रियल वाटर, जो फैक्ट्रीज में जो वाटर का यूज होता है, इंडस्ट्रीज में जो यूज होता है, उस वाटर को रिसाइकल करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए, ताकि वो वाटर वेस्ट ना हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी प्रैक्टिस। अभी हमने बात करी थी कि रेन वाटर जो है उसको सेव करो, अंडरग्राउंड में उसका जो है उसको सेव करो, उसको हार्वेस्टिंग करो। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो करनी चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पल्यूटेड वाटर शुड बी ट्रीटेड एंड रिसाइकल्ड। पल्यूटेड वाटर को भी क्या कर सकते हैं हम, रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो पानी जो है वेस्ट ना हो और उसको वापस यूज कर सके। नेक्स्ट, ओलंपियाड बाइट। The production of a single car can consume over 39,000 gallons of water, highlighting the significant water footprint of manufacturing industries. अब अगर हम बात करें कि एक सिंगल जो कार है उसका प्रोडक्शन जब होता है तो 39,000 गैलन्स ऑफ वाटर का यूज करा जाता है। तो इससे हम एक चीज ये मान सकते हैं कि वाटर जो है वो कितना जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, है ना। मतलब एक कार को बनाने में सोचो कि अगर 39,000 गैलन्स ऑफ वाटर का यूज करा जा रहा है तो कितना जरूरी है कि वाटर जो है उसको हम ढंग से यूज करें, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। Sterilization is the process of removing of germs from water to prevent waterborne diseases. Chemicals such as ozone and chlorine can kill the germs that are present in water. स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम जर्म्स को, जो जर्म्स वाटर में प्रेजेंट है उनको हम क्या कर सकते हैं, वाटर बॉन्ड। अब वाटर में अगर जर्म्स होंगे तो वाटर बॉन्ड डिजीजेस होगी, यानी कि वाटर का कंजप्शन अगर पोल्यूटेड वाटर का या डर्टी वाटर का अगर कंजप्शन हो गया जिसके अंदर ऑलरेडी कंटेमिनेंट्स हैं बहुत सारे, तो क्या होगा, बीमार होंगे, वाटर बॉन्ड डिजीजेस होगी। तो क्या कर सकते हैं हम, स्टेरिलाइजेशन करवा सकते हैं जिससे वाटर में जो जर्म्स हैं उनको हम खत्म कर सकें। नाउ कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि ओजोन और क्लोरीन जिनका यूज करके हम जर्म्स को खत्म कर सकते हैं पानी से। Nowadays water purifiers and reverse osmosis RO purifiers are used to make water potable at home. आपने घर पे आपके भी लगा हुआ होगा, आरओ लगवाते हैं हम, रिवर्स ओस्मोसिस, है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है वाटर प्यूरिफायर्स का यूज करने लग गए हैं हम, ताकि वाटर को हम और जो है कंजप्शन के लिए हेल्दी बना सके, हम उसके जर्म्स को किल कर सके। The RO purifier consists of carbon powder which removes the impurities and bacteria from water and makes it safe for drinking. RO purifiers, रिवर्स ओस्मोसिस प्यूरिफायर्स जो लगाते हैं हम, उसमें क्या होता है, कार्बन पाउडर होता है, और कार्बन पाउडर क्या करता है, वाटर से जर्म्स को मारने का काम करता है और हमारी ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए उसको सेफ बनाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर सेल्फ टेस्ट 2। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए, यहाँ पे आपका थ्योरी पार्ट जो है चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। The process by which water from plants is released into the atmosphere as water vapor is called transpiration. आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स जो है वाटर को लूज करते हैं, फिर उस वाटर की वेपर्स बनती है एंड वो किस में, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट, रेफर टू द स्टेटमेंट्स U2X डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। नाउ U2X हमें ये 4 स्टेटमेंट दी गई है, हमें पढ़ना है और फिर इसका करेक्ट ऑर्डर हमें वाटर साइकिल के पर्सपेक्टिव में बताना है। वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स। देखो हमने बात करी थी इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है और प्रेसिपिटेशन होता है। तो क्या सबसे पहले कंडेंसेशन, कंडेंसेस वाली आएगी, जी नहीं, तो ये बीच में आएगी हमारी यू, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर फ्रॉम ओशन, तो हम इसके नीचे लिख लेते हैं कंडेंस वाले यू, ठीक है। The water from ocean and earth surface evaporates to form water vapor.
अब हम बात करें कि वाटर जो है वो ओशन से और अर्थ के सरफेस से इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन सबसे पहला प्रोसेस है, वी से होगा, ठीक है, वी होगा। नाउ सम ऑफ द वाटर सीप्स इनटू ग्राउंड, तो वाटर सीप कब करेगा ग्राउंड में, जब प्रेसिपिटेशन भी हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा W। और clouds form as a result of heavy water droplets fall as rain, this is precipitation। तो precipitation कहाँ पे आएगा, यहाँ पे X। तो हमारा सीक्वेंस होगा V U X W, हमारा जाएगा सीक्वेंस V U X W, that means the answer will be B। Let's come to the next one. Next is the process through which water seeps into the ground is called, जो इन ग्राउंड में चला जाता है, जो वाटर, जो प्रेसिपिटेशन के बाद जो वाटर ग्राउंड में जाता है, अंडरग्राउंड में, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। हमने जस्ट अभी पढ़ा था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स एज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है, इट रिजल्ट्स इन वाटर पॉल्यूशन, नो। It helps in maintaining a constant supply of water on earth, yes. It causes inadequate water underground supply, no. It provides energy for plants to prepare their food, no. तो आंसर हमारा जाएगा B, फोर्थ का आंसर होगा हमारा B। Next is which of the following methods can be adopted to conserve water, water को कंजर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, using a shower to take bath, no, shower यूज करोगे पानी ज्यादा वेस्ट होगा। letting tap water flow or leak without and when not in use, यानी कि पानी चलने दो, जब यूज में नहीं है तब भी, no। washing fruits and vegetables under a running tap, no। रनिंग टैप यानी टैप जब चल रही है तो हम उसमें अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोएंगे, दैट इज ऑल्सो वेस्टिंग वाटर। यूजिंग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम फॉर क्रॉप्स, यस, यानी कि ड्रिप इरिगेशन जो हमने एक प्रोसेस है वो पानी को कंजर्व करता है, पानी का वेस्टेज नहीं होने देता, तो ये हम प्रोसेस को यूज करना चाहिए हमें। तो आंसर हमारा जाएगा डी। So this was all about this lecture, chapter 3 of class 6th SOF series, जो हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ वाटर। ये हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो आई विल सजेस्ट यू कि पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अटेंड करने से पहले आप इस थ्योरी लेक्चर को अच्छे से कर ले, सो दैट यू कैन डू द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। टिल देन कीप लर्निंग विद Winsome Digital Platform. Like the video and subscribe to the channel. Thank you so much.